हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू फुल लेंथ टेस्ट 4 ऑफ द एडुटेरिया एनसीईआरटी फाउंडेशन सीरीज़, जिसमें हम एनसीईआरटीज़ फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 को कंप्लीट एमसीक्यू के थ्रूज कवर कर रहे हैं। इस सीरीज़ में मैंने सिर्फ आंसर्स नहीं बताए हैं, बट आई हैव ऑल्सो गिवन एक्सप्लेनेशन टू द इवेंट्स दैट हैज़ हैपेंड। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल टेस्ट नंबर 3 में मैंने आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी समझा दी है थ्रू एमसीक्यूज़ एंड उसका प्रॉपर इवेंट्स का एक्सप्लेनेशन भी दिया है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो यू कैन गो टू द चैनल, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना एंड देयर इज़ एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज़ के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, वहाँ यू कैन वॉच टेस्ट 1, 2 एंड 3। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फोर्थ टेस्ट। एंड इस टेस्ट को भी करने का प्रोसीजर हमारा सेम ही होगा। एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं पूछूंगा या प्रोनाउंस करूंगा एंड देन यू विल पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व, एंड देन आई विल गिव द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू द क्वेश्चन एज वेल एज द ऑप्शंस गिवन। ऑप्शंस के बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा सो दैट आपकी जो तैयारी है या आपका रिवीजन है वो बहुत अच्छे से हो पाए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। At which Harappan site remains of canal has been found? We know that Harappan civilization is now also known as Indus Valley civilization, was largest civilization of Indian subcontinent. हरप्पा हमारी पहली सिटी थी टू बी डिस्कवर्ड, whereas ढोलावीरा इज़ इन इंडिया एंड सब्सिक्वेंट टाइम्स पे ये डिस्कवर हुई। नाउ द फर्स्ट ऑप्शन इज कैनाल का हमें कहाँ से पता चला है, हमें शॉर्तुगई विच इज़ इन अफगानिस्तान, यहाँ हमें कैनाल्स के रिमेन मिले हैं। हरप्पा से हमें ग्रैनरी मिली है। ढोलावीरा में हमें वाटर मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस के बारे में पता चलता है। ये वाटर मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस इज़ ऑल्सो फाउंड इन मोहनजोदारो, ठीक है। एंड लोथल इज़ वेल नोन फॉर इट्स पोर्ट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज पोर्ट सिटी। तो कैनाल्स की जहाँ तक बात है तो शॉर्तुगई हमारा इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ इन अफगानिस्तान। Now second question is which of the following statement with reference to Harappa, ठीक है, are the true statement? Generally these settlements or Harappan city sites were divided into two parts. बिल्कुल सही, दो पार्ट में डिवाइड होती थी। The upper part was called citadel, जहाँ पे किंग एंड अपर क्लास के लोग रहते थे, एंड द लोअर पार्ट was known as लोअर टाउन, जहाँ पे कॉमन पीपल रहते थे। जो सिटाडेल होता था इसका एरिया वॉज शॉर्ट और इट वॉज नॉट वेरी लॉन्ग, बट जो भी लोअर टाउन का एरिया था इट वॉज अ वास्ट एरिया। नाउ लेट्स सी द एमसीक्यू। सेकंड वन वॉज स्मॉलर बट बिल्ट विथ हाइट विच वॉज कॉल्ड सिटाडेल, एंड अनदर वॉज मच बिगर बट बिल्ट बिलो द विच द इट वॉज कॉल्ड लोअर सिटी। यस, बोथ ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू, लेकिन इस दोनों स्टेटमेंट का देयर इज़ एन एक्सेप्शन ऑफ ढोलावीरा। अभी ढोलावीरा में क्या मिला, जनरली हमने देखा कि द सिटीज़ इन दी हरप्पा वे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, बट ढोलावीरा में देयर इज़ अ 3 पार्ट डिवीजन ऑफ द सिटी। दिस इज़ एन एक्सेप्शन। ये भी पेपर में पूछा जाता है, ध्यान रखना, या अपने नोट्स में ऐड कर लेना जब भी मैं ये पढ़ा रहा हूँ ना, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो कीप अ कॉपी एंड अ पेन विथ यू एंड जस्ट जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसके सामने में नोट्स में आप इसको ऐड कर लेना, ठीक है। दीज आर सम ऑफ द मिसलेनियस पॉइंट्स दैट आई एम टेलिंग यू। तो 2 का हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नाउ हमारा तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे हमें देखना है, तीसरा क्वेश्चन है इनफैक्ट। फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हरप्पन बरियल्स। नाउ द फर्स्ट स्टेटमेंट इज एविडेंस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ इज फाउंड इन द क्रिमेशंस। यस, करेक्ट, लाइफ आफ्टर डेथ का कंसेप्ट था। ज्वेलरी हैज़ बिन फाउंड फ्रॉम द बरियल्स ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन। जो भी डेड बरी होते थे ना उनके साथ में ज्वेलरी डाल दी जाती थी, ठीक है। साथ में द इनहैबिटेंट्स ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन बिलीव्ड इन बरिंग वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स विद द डेड। ज्वेलरी डाली जाती थी, वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स का कोई जिक्र नहीं किया गया है। दैट इज़ वाई 3 हमारा इज़ रॉन्ग, 1 एंड 2 इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ इंडस वैली सोसाइटी। अगर आपको बहुत डीपली ये पढ़ना है तो अगेन देयर इज़ अ प्लेलिस्ट ऑन माय चैनल जिसमें मैंने घटना चक्र कंप्लीट कराई है एंशिएंट इंडिया की। वहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से चैप्टर है जिसकी मैंने एक्सप्लेनेशन भी दी है पहले
थ्रू माई नोट्स, तो वो आप देख सकते हो, इट विल हेल्प यू। नाउ यहाँ पे प्लेसेस ऑफ डिस्कवरी बताना है ऑफ हड़प्पन पीरियड। पहले टेबल में हमें ऑब्जेक्ट्स दिया है एंड द सेकेंड टेबल में हमें दिया है कि कहाँ से वो इम्पोर्ट होते थे। नाउ द फर्स्ट वन इज शेल, सेकेंड वन इज लैपिस लजुली, थर्ड इज कॉपर एंड फोर्थ इज गोल्ड। गोल्ड के लिए मैंने इंडस वैली के चैप्टर में भी पढ़ाया है, गोल्ड वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में भी कर्नाटका में देयर इज़ कोलार माइंस, कोलार माइंस से हमारा गोल्ड आता था। कॉपर केम फ्रॉम खेतरी माइंस विच आर इन राजस्थान। लैपिस लजुली हमारा अफ़गानिस्तान से आता था। एंड शॉर्ट टू गई अभी पहला क्वेश्चन बनाया ना हमने, तो शॉर्ट टू गई वॉज इन अफ़गानिस्तान, तो लैपिस लजुली हमारा शॉर्ट टू गई से आता था एंड शेल आता था हमारा बालाकोट से। सो अकॉर्डिंग टू दिस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ए। हड़प्पन ट्रेड के बारे में अब हमसे पूछा है। नाउ हड़प्पन ट्रेड ऑल्सो टुक प्लेस थ्रू सी रूट्स, यस, ये लैंड सी हर रूट से हड़प्पन ट्रेड कंडक्ट होता था ना। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से भी ट्रेड की बात की गई है। नाउ हड़प्पा वॉज कॉल्ड मेलुहा इन दिलमन्स राइटिंग। नाउ मेसोपोटामियन टेक्स्ट में हमें हड़प्पा का एक अलग नाम देखने को मिलता है, बट दिलमन जो था ना, दिलमुन प्रेजेंट डे जो बहरेन है विच इज़ एन अरेबियन कंट्री, अरेबियन पेनिनसुला की कंट्री है, बहरेन को हम दिलमन कहते थे, बट मेलुहा जो था वो हड़प्पा को कहते थे। ठीक है, दैट इज़ वाई हमारा ओनली वन सही है। ये मेसोपोटामिया के टेक्स्ट में मिलता है, दिलमन तो ये बहरेन है, दैट इज़ वाई हमारा सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग है। Now next question is, consider the following statement with reference to Harappan weights. Weights and measures जो था हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन का, that was very famous. It was uniform and multiples में होता था। जैसे मान लो अगर 5 ग्राम का कोई वेट है तो उसका मल्टीपल 25, 125, तो मल्टीपल्स में वो वेट होता था। इट वॉज इक्वली डिवाइडेड। ओके, सो लेट्स सी। हड़प्पन वेट्स वॉज मेड फ्रॉम रॉक सॉल्ट, ये गलत है हमारा स्टेटमेंट। इट वॉज नॉट मेड ऑफ रॉक सॉल्ट बट चर्च से बनता था, उसमें कोई मार्किंग नहीं होती थी, देयर वॉज नो मार्किंग एंड इसका शेप क्यूबिकल होता था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे गलत है। आइए अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। द लोअर पैरामीटर्स ऑफ दिस वेट्स वेयर डेसिमल वाई द अपर पैरामीटर फॉलोड द बाइनरी सिस्टम। सो हमारा ये भी गलत है, क्योंकि लोअर डिनोमिनेशन जो होता था ना, दैट वाज इन बाइनरी, और हायर डिनोमिनेशन वो डेसिमल में होता था। दैट इज़ वाई हमारा सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत है, फर्स्ट भी गलत है। 6 का हमारा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नाउ 7th है, फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। बिल्कुल, जैसे जैसे टेम्परेचर एडिक्वेट होता गया, टेम्परेचर ड्राई होता गया, क्योंकि पहले कोल्ड टेम्परेचर होता था, धीरे धीरे जब टेम्परेचर ड्राई होता गया तो पॉपुलेशन स्टार्टेड टू इंक्रीज, क्योंकि मोर पीपल टेंड टू लिव अ लार्ज लाइफ पीपल जीने लगे, उनकी एज ज़्यादा होती थी। ठीक है, क्योंकि डेथ कम होती थी ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्ड। दैट इज़ वाई पॉपुलेशन स्टार्ट हुई इंक्रीज होनी, दैट इज़ द रीज़न फॉर द एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। एंड देयर वॉज अ चेंज इन मटेरियल कल्चर, मटेरियल कल्चर भी का भी चेंज हुआ। स्टोन इम्प्लीमेंट्स, ड्रायर क्लाइमेट के बाद आयरन एज आई, वैदिक एज जिसको हम बोलते हैं, तो धीरे धीरे मटेरियल कल्चर में भी चेंज हुआ। एंड दी नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ द इंडस से ये ट्रांसफ़र होके जाने लगी ईस्ट साइड में। देखा ना हमने, गंगा वैली के साइड में महाजनपद्स की फॉर्मेशन हुई, तो धीरे धीरे मटेरियल कल्चर हमारा दैट स्टार्टेड टू शिफ्ट वेस्ट टू ईस्ट। तो दिस वन ऑल्सो इज़ करेक्ट। थर्ड इज़ द एलिमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग यूनिफिकेशन एंड कम टू एन एंड। बिल्कुल, डिवीज़न शुरू हो गया, डिवीज़न इन द सोसाइटी शुरू हो गया ड्यू टू वेरियस एग्जिस्टिंग कल्चर्स। जैसे इंडस वैली को ना, जो इंडिया के हिस्टोरियंस थे
उन्होंने ये माना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन दैट वाज अ प्रोडक्ट ऑफ लोकल कल्चर्स. फॉर एग्जांपल सोथी सिसवाल, अमरीनल, these all were culture, and these all were the local cultures, and the Indus Valley civilization was a product of this culture. ठीक है, तो वो यूनिफिकेशन थी जो थी ओवर द टाइम इट हैज स्टार्टेड टू कम टू एन एंड. मॉर्टिमर व्हीलर हमारे एक हिस्टोरियन है, ब्रिटिश हिस्टोरियन है. ही प्रोपाउंडेड है आर्यन इन्वेजन थ्योरी कि आर्यन ने इन्वेड किया, दैट वाज अ रीज़न. तो दैट इज़ ऑल्सो कि यूनिफिकेशन हमारी कम होती गई, पीपल स्टार्टेड टू माइग्रेट, एंड दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रोबेबल रीजन्स. द नंबर ऑफ हड़प्पन सेटलमेंट डिक्रीज नहीं, ये कभी डिक्रीज नहीं हुई. ये दिस इज़ अ नाइट स्टेटमेंट, दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट इनफैक्ट, क्योंकि सेटलमेंट्स कभी डिक्रीज नहीं हुई. देयर वर अदर फैक्टर्स, लोकल फैक्टर्स थे, आर्यन इन्वेजन थ्योरी थी, बायोलॉजिकल फैक्टर्स थे दैट वेयर attributed to the end of the Indus Valley civilization. Now हमारा 8th है The Story of Indian Archaeology. Who has written this? तो S.N. राव ने लिखा था. R.D. बनर्जी is credited with the इन्होंने फाउंड किया था मोहनजोदारो को. दयाराम सहनी ने हड़प्पा फाउंड किया था 1921 में, एंड जॉन मार्शल को सबसे पहले. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. एक्सप्लोरर को मैच करना है हमें हड़प्पन साइड से. तो S.R. राव, इन्होंने लोथल को एक्सकवेट किया था इन द ईयर 1955. B.B. लाल ने कालीबंगन को किया था इन द ईयर 1960. M.R. मुगल बहावलपुर, जो कि पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में है, बहावलपुर को फाइंड किया था 1974 में. एंड R.S. बिस्ट जो थे हमारे, उन्होंने ढोलावीरा को फाइंड किया था इन द ईयर 1990 के अराउंड. सो इस हिसाब से द करेक्ट आंसर टू आवर क्वेश्चन इज ए. इसके अलावा 1921 में अभी बताया मैंने हड़प्पा वॉज फाउंडेड, एंड 1925 में मोहनजोदारो वॉज फाउंडेड बाय R.D. बनर्जी. हु फर्स्ट डिस्कवर्ड द मीनिंग ऑफ ब्रह्मी एंड खरोस्थी स्क्रिप्ट? तो सबसे पहला द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर ब्रह्मी स्क्रिप्ट वॉज जेम्स प्रिंसेप, जो कि अशोका के इंस्क्रिप्शन में थी. सो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिसाइफर द मीनिंग ऑफ द स्क्रिप्ट्स. ठीक है, दैट इज़ वाई जेम्स प्रिंसेप हमारा डी इज़ द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. 11 देखते हैं रिगार्डिंग ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन. इसके रिगार्डिंग यूपीएससी में एक क्वेश्चन भी आया था, तो ये ध्यान रखना, ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं. दैट इज़ वाई दिस सीरीज़ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप इसको कर लेते हो ना, आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, एंड यू विल बी एबल टू हैंडल दोज वेग क्वेश्चंस जो कि आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है. द ओल्डेस्ट रिटन इंस्क्रिप्शन वे रिटन इन ब्रह्मी लैंग्वेज. नाउ द सेकेंड इज इंस्क्रिप्शन आर ऑल्सो फाउंड इन तमिल लैंग्वेज. सो ओल्डेस्ट रिटन ब्रह्मी. सबसे पहली बात तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ब्रह्मी इज़ नॉट अ लैंग्वेज, इट इज़ अ स्क्रिप्ट. ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा गलत वहीं हो गया. और जहाँ तक बात रही ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन की, तो द ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन इज़ इन प्राकृत. ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन अभी NDA 2024 का पेपर हुआ है, उसमें आया है, विच इज़ कंडक्टेड बाई UPSC एग्ज़ाम. नाउ द इंस्क्रिप्शन आर ऑल्सो फाउंड इन तमिल लैंग्वेज. येस ट्रू, हमारे तमिल लैंग्वेज में भी इंस्क्रिप्शन मिलते हैं. दैट इज़ वाई हमारा 11 का ओनली बी आंसर है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका. मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका आर इन प्राकृत. यस, बिल्कुल करेक्ट है. कुछ हमारे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के जो इंस्क्रिप्शन हैं दैट आर इन खरोस्थी. और ये खरोस्थी कहाँ से डिसाइफर हुई थी? अरामिक स्क्रिप्ट थी ग्रीक रूलर्स की, वहाँ से खरोस्थी वॉज इन्वेंटेड. तो नॉर्थ वेस्टर्न की कुछ स्क्रिप्ट इन वॉज वेयर इन खरोस्थी लैंग्वेज, एंड दिस स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ठीक है, और मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन हमारी प्राकृत में थी. नाउ द इंस्क्रिप्शन फाउंड फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट आर इन अरेमिक एंड ग्रीक लैंग्वेज. देखो दूसरा एक स्टेटमेंट आ गया, नॉर्थ ईस्ट की नहीं, नॉर्थ वेस्ट की इंस्क्रिप्शन हमारी
उस लैंग्वेज में थी, दैट इज़ वाई सेकेंड स्टेटमेंट हमारा गलत है, ओनली वन स्टेटमेंट इज़ राइट है। नाउ 13 स्टेटमेंट देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, विच वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द पॉलिटिकल सेंटर ऑफ मौर्य एम्पायर। तो देखो मौर्य एम्पायर जो था ना, कैपिटल इसका पाटलिपुत्र था, ये सबको पता होगा, ठीक है। अब 4 प्रोविंसेस भी थे, प्रोविंशियल कैपिटल्स भी होती थी। फर्स्ट वॉज तक्षशिला, द सेकेंड वन वॉज उज्जैनी, थर्ड वॉज तोसाली एंड फोर्थ वॉज सुवर्णगिरी। तो यहीं पे 4 पॉलिटिकल सेंटर्स का नाम दे दिया उन्होंने। काशी वॉज नॉट अमंग वन ऑफ द पॉलिटिकल सेंटर्स, दैट इज़ वाई 13 का हमारा सी इज़ द राइट आंसर। नो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ प्रयाग प्रशस्ति। तो प्रयाग प्रशस्ति पे हमें क्वेश्चन है। सबसे पहले तो प्रयाग प्रशस्ति वॉज रिटन बाई हरिसेन, हु वॉज अ कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त। ये इन्फॉर्मेशन तो आपको पता होनी चाहिए। प्रयाग प्रशस्ति ऑल्सो नोन एज इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, ठीक है। इसकी लैंग्वेज क्या है, संस्कृत है। ये जो भी मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये सारे मेरे नोट्स से हैं, तो यू जस्ट राइट दीज, ऐड कर लो अपने नोट्स में, बहुत फ़ायदा होगा इससे, ठीक है। एंड इस प्रयाग प्रशस्ति में देयर इज़ इन्फॉर्मेशन अबाउट अशोका के बारे में भी इंफॉर्मेशन है, समुद्रगुप्त के भी बारे में इंफॉर्मेशन है, एंड मुगल रूलर जहांगीर के भी बारे में इंफॉर्मेशन है, ठीक है। नाउ इट इज़ अ वेरी ह्यूज इंस्क्रिप्शन, नो इट इज़ नॉट अ वेरी ह्यूज इंस्क्रिप्शन। 3 रूलर के बारे में डिस्क्रिप्शन है, एंड इट इज़ अ प्रशस्ति, और तारीफ़ यहाँ पे की गई है समुद्रगुप्त की मेनली। एंड इट वॉज रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज, नो इट वॉज नॉट, इट वॉज रिटन इन संस्कृत। अभी आप बोलोगे कि इसको लॉजिकली कैसे सॉल्व करें, कैसे याद रखें कि किस लैंग्वेज में लिखी गई थी। तो देखो सिंपल सी बात है, समुद्रगुप्त वॉज अ गुप्ता रूलर, गुप्ता रूलर था, ठीक है, सब एग्री करते हो। समुद्रगुप्त, अभी गुप्ता पीरियड इज़ नोन एज क्लासिकल एज। क्लासिकल एज बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज डेवलप हुई। तो जब हरिसेन वॉज अ कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त, तो प्राकृत कहाँ से आ गई, गुप्ता पीरियड में तो संस्कृत लैंग्वेज फ्लरिश की थी, दैट इज़ वाई इसका आंसर करेक्ट हमारा प्राकृत नहीं होगा, और ये ह्यूज इंस्क्रिप्शन भी नहीं है, डी हमारा सही आंसर है, ठीक है। नाउ लेट्स सी हमारा क्वेश्चन नंबर 15, इन विच लैंग्वेज आर द जताका स्टोरीज रिटन। सो जताका स्टोरीज जितनी भी है, दीज आर रिटन इन दी पाली लैंग्वेज। जताका स्टोरीज में डिस्क्रिप्शन इज गिवन अबाउट दी बुद्धिस्ट लाइफ, या बुद्धा की लाइफ के बारे में डिस्क्रिप्शन है इसमें, तो करेक्ट आंसर हमारा पाली है। 16 में मनुस्मृति कब कंपाइल हुई, इट वॉज अमंग वन ऑफ द फेमस धर्मशास्त्रास रिटन बाय मनु, 200 BC टू 200 AD के बीच में लिखी गई। एंड इसका कहना क्या था, बहुत कंट्रोवर्शियल बुक है ये, ठीक है, विच एक्सक्लूसिवली सेज अबाउट दी सोसाइटी को कैसे काम करना चाहिए, एंड जितने भी उस टाइम पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके बीच क्या, इनका क्या ऑक्यूपेशन होना चाहिए, एंड हाउ दीज ऑल हैव टू लिव इन अ सोसाइटी, इनके बारे में कहा गया है। बहुत डिस्प्यूटेड बुक है। तो 200 BC टू 200 AD के बीच इसको लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुरुषुक्ता विच कंटेन्स पार्ट ऑफ द ओरिजिन ऑफ 4 वर्णा इज रिलेटेड टू। तो ये ऋग्वेदिक में दिया गया है। ऋग्वेदिक इज लॉन्गेस्ट एंड द ओल्डेस्ट वेदा, ठीक है, ये ध्यान रखना। ना बुद्धिस्ट संघ के बारे में एंड वुमेन के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा है। ना इनिशियली बुद्धा वॉज अगेंस्ट एंटरिंग संघ, बिल्कुल बुद्धा नहीं चाहते थे कि संघ में एंट्री हो वुमेन की, बट जब उनके दोस्त थे आनंद, उन्होंने बुद्धा को मनाया इस चीज़ के लिए कि वुमेन्स की भी एंट्री होनी चाहिए। उसके बाद वुमेन्स की एंट्री होनी शुरू हो गई। एंड देन द बुद्धिस्ट नन हु अटेन निर्वाणा वेयर कॉल्ड थेरी, एंड जो उन्होंने बुक लिखी इट वॉज नोन एज थेरी गाथा, जिसका मतलब ये होता था सॉन्ग ऑफ द वुमेन, ठीक है। दैट इज़ वाई
18 का हमारा बोथ 1 and 2 इज राइट। अब 19 देखते हैं। वॉट ऑब्स्टेकल डिड अल बेरूनी फेस इन द इंडियन सोसाइटी। अल बेरूनी ने इंडियन सोसाइटी में क्या फेस किया। सबसे पहले इंफॉर्मेशन अबाउट अल बेरूनी। तो अल बेरूनी जो था वो किसके टेन्योर में आया। ही केम ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ महमूद ऑफ गजनी। ठीक है। जो बुक लिखी अल बेरूनी ने उसका नाम था तहकीक ए हिंद। एंड महमूद ऑफ गजनी का कोर्ट पोएट था फिरदौसी। ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। किसके बारे में लिखा, तो लैंग्वेज के बारे में लिखा, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया में शुरू से कल्चरल डाइवर्सिटी है, डिफरेंस इन रिलीजियस स्टेटस एंड प्रैक्टिसेस, ये भी करेक्ट है। लैक ऑफ मनी नहीं, क्योंकि इंडिया वाज कॉल्ड सोने की चिड़िया, तो सोने की चिड़िया के पास लैक ऑफ मनी कहाँ से होगा। ये तो मुगल्स एंड देन ब्रिटिश आए, इन्होंने ड्रेन किया ना, जिसके ऊपर में दादा भाई नारोजी एंड SR राव ने बुक भी लिखी थी ऑन दी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दिया था ना दादा भाई नारोजी ने। तो उसके बाद जाके इंडिया से सारी वेल्थ इन्होंने ड्रेन किया। तो लैक ऑफ मनी तो हमारा गलत है, दैट इज़ वाई हमारा 19 का B इज़ राइट। नाउ नेक्स्ट इज इब्न बतूता ने पोस्टल सिस्टम के बारे में बात की है। सो लेट मी गिव यू सब इन्फॉर्मेशन अबाउट इब्न बतूता। इब्न बतूता आए मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। ठीक है। एंड ही रोट अ बुक विच नेम वॉज रिहाला। नाउ जो पोस्टल सिस्टम के बारे में बताया, लेट मी एक्सप्लेन यू, क्योंकि ये ऑप्शंस पढ़ोगे ना आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेट मी एक्सप्लेन यू, उसके बाद आप इजीली आंसर कर दोगे। तो इब्न बतूता ने बताया कि देयर वर 2 टाइप्स ऑफ पोस्टल सिस्टम। ठीक है। एक हॉर्स पोस्टल सिस्टम था एंड एक फुट पोस्टल सिस्टम था। तो जो हॉर्स पोस्टल सिस्टम था ना, इट वाज नोन एज उलुक। ठीक है। एंड एवरी 4 माइल्स पे एक स्टेशन था। एंड वहाँ जहाँ पे फुट पोस्टल की बात करें, इट वाज नोन एज दवा। एंड 1 माइल की 1/3 पार्ट में, मतलब हर 33.33% ऑफ 1 माइल पे एक पोस्ट था। तो ये उन्होंने बताया था। नाउ लेट्स सी द ऑप्शंस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पोस्टल सिस्टम इन इंडिया। हॉर्स पोस्टल सिस्टम वो कॉल्ड उलुक, करेक्ट है। द पोस्टल सिस्टम कॉल्ड दवा, ये भी करेक्ट है। फुट पोस्टल सिस्टम इज़ फास्टर दैन हॉर्स पोस्टल सिस्टम, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि फुट पोस्टल सिस्टम तो 1/3 लेंथ पे ही था ना, जबकि हॉर्स पोस्टल सिस्टम एवरी 4 माइल था। तो ऑब्वियसली फुट पोस्टल सिस्टम जो था वो ज़्यादा फास्ट था। दैट इज़ वाई हमारा D करेक्ट आंसर है यहाँ पे। अब 21 देखते हैं। हु रोट ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, किसने लिखा था ये। सो इट वॉज रिटन बाई फ्रैंकोस बर्नियर। ठीक है। ही वॉज फिजिशियन, किसके कोर्ट में, दारा शिको, जो कि ब्रदर थे औरंगज़ेब के एंड एल्डेस्ट सन थे शाहजहाँ के। दारा शिको की एक ख़ास बात थी, ही वॉज अ ग्रेट फिलोसफर, बहुत अच्छे फिलोसफर थे, बट इनको मार दिया गया था, दैट इज़ वाई इनका नाम नहीं हो पाया ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डेवलप द थ्योरी ऑफ ओरिएंटल डेस्पोटिज्म। ना ओरिएंटल डेस्पोटिज्म की बात की थी फ्रैंकोस बर्नियर ने, किसके लिए, मॉन्टेस्क्यू। ही वॉज अ थिंकर। अब ये थ्योरी क्या बोलती थी ओरिएंटल डेस्पोटिज्म की, उन्होंने बोला था कि रूलर्स जो थे ना एशिया के, उनको वाइड स्प्रेड ख्याति मिलती थी और वो अपनी अथॉरिटी को बहुत लार्ज पॉपुलेशन के ऊपर में उन्होंने डोमिनियन किया हुआ था उस चीज़ को। ठीक है। क्यों किया गया था, और साथ में जो जिन पॉपुलेशन के ऊपर उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ था वो बहुत पुअर थी और वो पॉपुलेशन स्लेव थी। ठीक है। और ये इसलिए था क्योंकि ऑल लैंड वाज ओन्ड बाय किंग, पूरा लैंड जो था वो किंग के द्वारा ओन किया जाता था, एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट कभी नहीं रहा इंडिया में।
इस कंसेप्ट को कार्ल मार्क्स ने भी क्रिटिसाइज़ किया था जब कार्ल मार्क्स ने अपनी बुक लिखी थी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था सारा ओरिएंटल डेस्पोटिज्म का। और 23, स्लेव ट्रेड टुक प्लेस ऑन लार्ज स्केल इन मिडेवल इंडिया, बिल्कुल करेक्ट है। स्लेव्स वेयर यूज्ड एन इन्फॉर्मेंट, बिल्कुल करेक्ट है। बर्नियर रोट इन डिटेल अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ सती, बिल्कुल करेक्ट है। सेल्फ एक्सप्लेनिंग स्टेटमेंट है, जनरली ऐसे क्वेश्चन सही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वीरा शैवा ट्रेडिशन। तो वीरा शैवा ट्रेडिशन कर्नाटका में इवॉल्व किया था अराउंड 12th सेंचुरी। कौन लेके आया था? सो इट वॉज ब्रॉट बाई बसवन्ना। ठीक है, कालाचूड़ी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। नो, यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है क्योंकि 13 नहीं 12th सेंचुरी से वो बिलोंग करते थे। एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज़ राइट कि वो अपने डेड को सिस्टमैटिक मैनर में बरी करते थे। दैट इज़ वाई बी हमारा करेक्ट आंसर है। नो 25 देखते हैं। मिडेवल पीरियड के टाइम पे जो भी मुस्लिम ट्रेडर सेटल हुए थे मालाबार कोस्ट में, उनकी क्या फीचर्स थे? ट्रू स्टेटमेंट बताना हमें कि दे अडॉप्टेड दी लोकल मलयालम लैंग्वेज। येस, दिस इज़ करेक्ट, उन्होंने मलयालम लैंग्वेज को अडॉप्ट किया। सेकेंड स्टेटमेंट है हाउएवर दे इंसिस्टेड ऑन अडॉप्टिंग लोकल वैल्यूज़ लाइक मेट्रियार्की, दे एम्फेसाइज द आइडिया ऑफ पेट्रियार्की। बिल्कुल नहीं, जब उन्होंने लोकल लैंग्वेज अडॉप्ट की तो उनको लोकल कल्चर भी अडेप्ट करना पड़ा अपने आप को वहाँ पे सेटल करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, ए इज़ द राइट आंसर। नाउ सूफिज्म से रिलेटेड है क्वेश्चन कि he criticized the intellectual interpretation of the Quran and Sunnah made by the religious leaders, बिल्कुल करेक्ट है। सूफिज्म was a type of a भक्ति movement in Islam जो कि था थ्रू म्यूज़िक एंड नाम जप करने से यू कैन दिस इट इज़ अ वे ऑफ रीचिंग गॉड। एंड सूफीज इंटरप्रेटेड द कुरान ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्सनल एक्सपीरियंस, मिस्टिकल एक्सपीरियंस इनफैक्ट हम कह सकते हैं। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। दैट इज़ वाई 26 का सी इज़ राइट। लेट अस सी 27, द क्रिएशंस ऑफ गुरु ग्रंथ साहब बाय विच गुरु सिख गुरु वेयर फाइनली इंक्लूडेड इन द सिख रिलीजन। सो गुरु तेग बहादुर की टीचिंग्स को लिया गया। सिखिज़म की जहाँ तक बात करें, फर्स्ट गुरु वॉज गुरु नानक देव एंड 10th गुरु वॉज गुरु गोबिंद सिंह। 1699 में खालसा पंथ फॉर्म हुआ था। ये भी क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, तो ये भी ध्यान रखना। 28 क्वेश्चन अगर हम देखें तो मीराज टीचर कौन थे? रायदास थे। हु डिस्कवर्ड द रूइंस ऑफ हम्पी? तो सबसे पहले हम्पी के रूइंस को कॉलिन मैकेंजी ने डिस्कवर किया था। और डिस्कवर कहाँ किया था? विरूपक्षा टेम्पल जो हम्पी में, वहाँ पे। 30th क्वेश्चन, विच सिटी डिड कृष्णदेव राय स्टैब्लिश इन द नेम ऑफ हिज मदर? नागलपुरम को इस्टेब्लिश किया था इन नेम ऑफ मदर। कृष्णदेव राय की बात करें तो ही वॉज अ फेमस रूलर ऑफ विजयनगर डायनेस्टी। ही बिलोंग टू तुलुवा डायनेस्टी। ठीक है, नागलपुरम इज द करेक्ट आंसर। नाउ 31 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मुगल पीरियड फार्मर्स के रिगार्डिंग। नाउ इंडो पर्शियन सोर्सेज ऑफ मुगल पीरियड कॉमनली यूज द वर्ड मुजरियान फॉर फार्मर्स, बिल्कुल सही। रायात, मुजरियान, ठीक है, किसान और असमी वर्ड भी यूज़ किया जाता था। 17th सेंचुरी सोर्सेज डिस्कस टू टाइप ऑफ फार्मर्स, खुदखस्त एंड पहिखस्त। पहिखस्त वे कल्टिवेटर्स हु केम फ्रॉम अदर विलेजेस टू डू फार्मिंग और कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल हमारे तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, डी इज़ द राइट आंसर। ग्राम पंचायत के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन हमसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 32। जनरली देयर वर पीपल फ्रॉम डिफरेंट कास्ट वर इंक्लूडेड इन पंचायत, देयर वॉज अ विलेज फंड फॉर पब्लिक वर्क्स। बिल्कुल, पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, हमारा सी राइट आंसर है।
नो क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। पाइकाज इन असम क्या थे? सबसे पहली बात है, असम में अहूम डायनेस्टी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, जिनके फाउंडर सुखाफा थे। और पाइकाज होते थे दोज हु गेव मिलिट्री सर्विस इन एक्सचेंज ऑफ लैंड। चारादेव मेरदम, इनको यूनेस्को हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है रिसेंटली। तो अहूम डायनेस्टी पे क्वेश्चन तो आप पक्का समझो, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पूछ सकता है, हिस्ट्री के भी रिस्पेक्ट में पूछ सकता है, करंट अफेयर्स के रिस्पेक्ट में पूछ सकता है। नो, रेवेन्यू टैक्स ड्यूरिंग मुगल पीरियड, द अमाउंट डिटरमाइंड वॉज टैक्स वॉज कॉल्ड जमा, करेक्ट है। अमल गुजार यूज टू कलेक्ट रेवेन्यू टैक्स, बिल्कुल, अकबर ने अपॉइंट किया था अमर गुजार को। दीज वर द ऑफिशियल्स हु कलेक्टेड रेवेन्यू टैक्स। तीसरा स्टेटमेंट है द फार्मर कुड पे टैक्स ओनली बाय द पेमेंट ऑफ कैश। अभी अगर आपने मेरी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वीडियोस देखी होंगी एनसीईआरटी वाली, तो आपको पता होगा कि हमें एक्सट्रीम स्टेटमेंट को कैसे आइडेंटिफाई और एलिमिनेट करना है। तो ओनली डाल के यहाँ पे एक्सट्रीम बना दिया स्टेटमेंट को कि सिर्फ वो कैश में ही पेमेंट करते थे। नहीं, गलत था, वो काइंड में भी पेमेंट करते थे। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है, 1 2 स्टेटमेंट हमारे राइट स्टेटमेंट है। नो, परमानेंट सेटलमेंट पे क्वेश्चन है। इन फर्स्ट फ्यू डिकेड्स आफ्टर परमानेंट सेटलमेंट द जमींदार कंटिन्यू टू बी नेग्लिजेंट इन पेइंग देयर रेवेन्यू डिमांड, सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। तो फॉल्स स्टेटमेंट हमारा क्या था? assessment of revenue which varied according to the yield of the crop due to which they faced difficulty in paying। इसको फिक्स कर दिया जाता था एक टाइम पे, परमानेंट नाम ही बता रहा है कि वो फिक्स की जाती थी। ठीक है, तो वो अकॉर्डिंग टू यील्ड का तो बात ही नहीं उठता, क्योंकि ब्रिटिशर्स को फार्मर्स से कोई मतलब नहीं था, उनको रेवेन्यू कलेक्शन से मतलब था। दैट इज़ वाई सी हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है यहाँ पे। 36 में देखते हैं क्या एफर्ट किए कंपनी ने लैंडलॉर्ड्स को कंट्रोल करने के लिए। पहला, द मिलिट्री ट्रूप ऑफ लैंडलॉर्ड वर डिस्बैंडेड, बिल्कुल करेक्ट बात है, उन पे कंट्रोल को इंक्रीज़ करने के लिए। सेकेंड स्टेटमेंट इज कस्टम ड्यूटी वॉज इंक्रीज्ड, बिल्कुल, कस्टम ड्यूटी इंक्रीज़ नहीं की थी, अबॉलिश की थी। एंड द पावर टू अरेंज लोकल जस्टिस एंड लोकल पुलिस वॉज टेकन अवे, करेक्ट है। 1 और 3 हमारा राइट आंसर है। और 37 देखते हैं। जोतेदार्स कौन होते थे? जोतेदार्स हमारे बंगाल के नॉर्दर्न पोर्शन में होते थे, अ क्लास ऑफ रिच फार्मर्स। वाई डिड द ब्रिटिश ऑफिशियल इनवाइट संथाल टू सेटल इन जंगल महल? करेक्ट आंसर हमारा है। फॉल्स स्टेटमेंट हमारा है संथाल कुड डू फार्मिंग वाइल प्रिजर्विंग द फॉरेस्ट वेल्थ ऑफ ब्रिटिश। डोमिनिको, ये ब्रिटिश ने डिवाइड किया था जब संथाल रिबेलियन के बाद संथाल परगना में, तो दैट एरिया वाज नोन एज डोमिनिको, ये किया था 1832 में। झूम कल्टीवेशन के बारे में है। वाई कुड द पहाड़िया पीपल नॉट कंटिन्यू देयर मेथड ऑफ फार्मिंग? रीजन फॉर सेटलमेंट ऑफ संथाल ड्यू टू द मोस्ट फर्टाइल लैंड बिकमिंग स्कार्स फॉर देम। करेक्ट आंसर हमारा बोथ 1 और 2 है। अभी लिमिटेशन लॉ के ऊपर क्वेश्चन है, इसके भी द बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। इन विच ईयर डिड द डेक्कन रायट्स रिपोर्ट प्रेजेंटेड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट? डेक्कन रायट हुआ था 1875 में इन एरियाज अराउंड हैदराबाद। अमेरिकन सिविल वॉर एक फैक्टर था, कॉटन की सप्लाई का ये मेन इशू था। एंड इसके रिगार्डिंग जो भी रिपोर्ट प्रेजेंट की गई थी, इट वाज प्रेजेंटेड इन द ईयर 1878। कोल ट्राइबल जो थे सिंह भूम के छोटा नागपुर ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 किसने लीड किया था? गोनू इज द करेक्ट आंसर। 44 देखते हैं। A cherry will drop into our mouth one day. Consider the following statement in the context of this statement. ये डलहाउजी ने स्टेटमेंट किया था इन कंटेक्स्ट ऑफ अवध, जिसको 1857 में मिस एडमिनिस्ट्रेशन के चार्ज में वापस लिया गया था।
तो ये कैनिंग का स्टेटमेंट नहीं था, डलहौजी का था, एंड इंडियन एम्पायर ने अवध के रिस्पेक्ट में बोला था। दैट इज़ वाई 44 का हमारा नीदर 1 नॉट 2। सब्सिडियरी अलायंस के रिगार्डिंग हमें फॉल्स स्टेटमेंट बताना है, डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। द लाइफ had gone from the body of the city was lifeless. In which context was this statement made? किस context में दिया था statement? It was on the merger of अवध 1757 में। समरी सेटलमेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम कब इम्प्लीमेंट हुआ था? इट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन द 1856। एंड अब आगे के क्वेश्चंस मैं आई एम टेलिंग यू द आंसर्स। अगर आपको डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशंस के साथ चाहिए होगा तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस जो मैंने अपलोड किए हैं, ठीक है, उस पर कुछ खास रिस्पॉन्स आया नहीं अबाउट द एक्सप्लेनेशन, सो दैट इज़ वाई अब मैं आई विल टेल यू ओनली द आंसर्स। इफ़ यू नीड द एक्सप्लेनेशंस तो मैं आगे के वीडियोस को एक्सप्लेनेशंस के साथ बनाऊंगा टू कीप द वीडियो शॉर्ट। ओके, नाउ 48 का करेक्ट आंसर है ओनली 2। 49 का हमारे करेक्ट आंसर इज़ ए। 50th का हमारा करेक्ट आंसर है इज़ लुइस फिशर। 51 का हमारा करेक्ट आंसर है जस्टिस सी एंड ब्रूमफील्ड। 52 का हमारा करेक्ट आंसर है नन ऑफ दीज। 53 का हमारा करेक्ट आंसर है ओनली 1। 54 का करेक्ट आंसर हमारा है नीदर 1 नॉट 2। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आंसर हमारा 1931। 56 का हमारा करेक्ट आंसर है ओनली 1। 57 का हमारा करेक्ट आंसर है ओनली 2। 58 का हमारा करेक्ट आंसर है बी। 59 का करेक्ट आंसर है हमारा बोथ 1 एंड 2। 60 का करेक्ट आंसर हमारा बी एन राव। 61 का हमारा करेक्ट आंसर है एस एन मुखर्जी। नाउ 62 का हमारा करेक्ट आंसर है 1 एंड 3। 63 का हमारा करेक्ट आंसर है 1 एंड 2। 64 का करेक्ट आंसर है ओनली 2। 65 का करेक्ट आंसर है ए। 66 का करेक्ट आंसर है ओनली 2। 67 का करेक्ट आंसर है बोथ 1 एंड 2। 68 का करेक्ट आंसर है बोथ 1 एंड 2। 69 का करेक्ट आंसर है हमारे इज सी। 70th का करेक्ट आंसर है ओनली 1। 71 का करेक्ट आंसर है 1781। 72 का करेक्ट आंसर है ओनली 2। 73 का करेक्ट आंसर है सी। 74 का करेक्ट आंसर है सी। 75 का करेक्ट आंसर है ए। 76 का करेक्ट आंसर है ए। 77 का करेक्ट आंसर है 1839। 78 का करेक्ट आंसर है ओनली बी। 79 का करेक्ट आंसर है सी एंड 80 का करेक्ट आंसर है बी। रेस्ट इसकी पीडीएफ एंड जो 80 से 100 क्वेश्चंस है दीज आर फ्रॉम द करंट अफेयर्स। तो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड पीडीएफ इन माय टेलीग्राम चैनल, यू कैन ज्वाइन एंड वहाँ से आप इसको कोलैबोरेट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो डू लाइक द वीडियो, एंड अगर आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट करके प्लीज़ बताना, क्योंकि मेरे एक्सप्लेनेशन देने के बाद ना वीडियो 1 घंटे के ऊपर जाती है, तो नन ऑफ यू सीज दोज वीडियोज़ इतना लंबा तक। दैट इज़ वाई आई एम ऑलरेडी ओनली डायरेक्टिंग टू द आंसर्स। ठीक है, अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी तो डू कमेंट, ताकि मुझे पता चले कि कोई वीडियो देख भी रहा है एंड तक कि नहीं, कि मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, तो आप कमेंट करो। तो अगर आप कमेंट करोगे तो आई विल पूरे पेपर को, जैसे मैंने पेपर 1, 2 एंड 3 में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया है, बट कुछ रिस्पांस खास मिला नहीं। दैट इज़ वाई अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, मैं नेक्स्ट जितने भी वीडियोस बनाऊंगा उसमें एक्सप्लेनेशन दूंगा। थैंक यू। एंड अगर आपको आगे की वीडियोस चाहिए, क्योंकि अब मैं जितने भी बाकी टेस्ट कराऊंगा, कमेंट्स करोगे आप कि यहाँ एक्सप्लेनेशन के साथ कराऊँ, तो आई विल अपलोड द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द टेस्ट। ठीक है, टिल देन थैंक यू एंड स्टडी हार्ड।